हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लैब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो टॉपिक्स हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है मैटर। सेकंड हम पढ़ेंगे मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में। फोर्थ हम पढ़ेंगे कि मैटर की स्टेट किस तरीके से चेंज होती हैं। वो दो तरीके से चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले बिकॉज ऑफ द प्रेशर और दूसरा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज है वो सारी चीजें बनी हुई है मैटर से। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज मैटर? एक्चुअली में मैटर है क्या? हम किस चीज को बोलेंगे कि ये चीज मैटर है और ये चीज मैटर नहीं है? तो क्या क्राइटेरिया है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज को कि वो चीज मैटर है या मैटर नहीं है? इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसके जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अगर कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है और उसके पास कुछ मास है, उसका कुछ वजन है, तो वो चीज मैटर है। फॉर एग्जाम्पल बुक, अगर आप बुक का एग्जाम्पल लें तो बुक जगह घेरती है और बुक के पास कुछ मास भी होता है, तो बुक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मैटर का। तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ में उसका कुछ मास हो तो वो चीज हो जाएगी मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, वाटर, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिनका कुछ ना कुछ मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एयर मैटर है या मैटर नहीं है? इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि एयर मैटर है या नहीं है। ये समझने के लिए हम बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं कि एयर मैटर है या नहीं है। चलिए समझते हैं कि एयर मैटर है या नहीं है। मेरे पास यहाँ पर दो बलून्स हैं सेम साइज के, जो इस टाइम पर जगह भी सेम घेर रहे हैं और इन दोनों का मास भी बिल्कुल सेम है। मैं एक बलून के अंदर एयर फिल करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि बलून ए का साइज बलून बी के साइज से ज्यादा हो गया है। लेकिन क्या रीजन है जो बलून ए का साइज इंक्रीज हो गया है? बलून ए ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ली बिकॉज ऑफ द एयर। बलून ए में क्लियरली हमको दिख रहा है कि ज्यादा एयर है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक चीज तो हमें क्लियरली पता चल गई कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एयर का कुछ मास होता है, एयर का वजन होता है? तो यस, एयर का वजन होता है। अगर मैं इस टाइम पर इन दोनों बलून्स का वेट करूंगा तो बलून ए का मास ज्यादा आएगा, जो ये साबित करता है कि एयर का मास होता है। तो इससे ये साबित हो गया कि एयर इज अ मैटर। तो हमको ये पता चल गया कि हाँ, एयर इज अ मैटर। यस, एयर इज अ मैटर। लेकिन एयर ही नहीं, एयर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस भी मैटर होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर बना किस चीज से होता है। कोई भी मैटर का पार्टिकल हो वो बनता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, जिससे हमको पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एक कंप्लीट मैटर बनता है। अब मैटर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हों वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। लेकिन इनके मूव करने का रीजन क्या है? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे इन पार्टिकल्स की मूविंग फास्ट हो जाएगी। इसका रीजन, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल भी बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल दो वाटर के बीकर्स हैं। बीकर ए के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बीकर बी के अंदर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस तक।
तो बीकर ए के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तो नॉर्मली मूव करेंगे, लेकिन बीकर बी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मूव करेंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। ये हमको कैसे पता चला? जब भी हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो गायब नहीं होते, बल्कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है वो उसके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। जिससे हमको क्या पता चला कि इतनी इनफ स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लें। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता चली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक मैटर का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और हर पार्टिकल अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से कि वो एक साथ कंबाइन रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकली अगर हम बात करें तो मैटर की 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। नंबर फर्स्ट सॉलिड, नंबर सेकंड लिक्विड एंड नंबर थर्ड गैसेस। सॉलिड से एग्जांपल होगा टेबल, बुक, एल्मीरा एटसेट्रा। लिक्विड से एग्जांपल होगा वाटर, ऑयल, मिल्क एंड थर्ड इज गैसेस, एयर, ऑक्सीजन। दीज आर द एग्जांपल्स जो हम देखते हैं अपने आसपास बहुत इजीली। अब लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी क्लोज होते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, यानी कि उनके पास जो मूवमेंट वो करते हैं वो बहुत कम होती है। तो सॉलिड्स की मूवमेंट या सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम। सेकंड लिक्विड्स, लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज्यादा होती है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लिक्विड्स के अंदर इंटरमीडिएट और सॉलिड्स के अंदर मिनिमम। सेकंड क्राइटेरिया आता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम होता है, लिक्विड्स की स्पेस जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो इंटरमीडिएट होती है, लेकिन जो गैसेस होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जितना ज्यादा क्लोज होगा उतनी ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में डिटेल के अंदर। सबसे पहले सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। कोई भी सॉलिड शेप होगी उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज फिक्स रहेंगी। नंबर थर्ड, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड की शेप होगी उसका वॉल्यूम, वो कितनी जगह घेर रहा है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। थर्ड, सॉलिड्स हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स रिजिड होते हैं और उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आती है एक एक्सेप्शन। जो रबर बैंड्स होते हैं, रबर बैंड्स आर सॉलिड बट इट कैन चेंज इट्स शेप। हम रबर बैंड की शेप चेंज कर सकते हैं, कब? अंडर द फोर्स। लेकिन वो सॉलिड हैं, क्यों? क्योंकि जब हम उनके ऊपर से फोर्स हटाएंगे वो दोबारा अपनी शेप चेंज कर कर अपनी एक्चुअल शेप के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बलून ले लेते हैं। बलून बना होता है रबड़ का। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो इसने इस टाइम पर अपनी शेप चेंज कर ली, लेकिन जब मैं जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है उसको मैं रिलीज करूंगा तो ये दोबारा अपनी एक्चुअल शेप के अंदर आ जाएगा। इससे यह साबित होता है कि फोर्स अप्लाई करने पर रबर्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस फोर्स को हटा दें तो वो दोबारा अपनी एक्चुअल शेप के अंदर आ जाएंगे। सेकंड, स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन होते वो सॉलिड्स ही हैं। तो वो जो कंप्रेस हो पाते हैं वो हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द एयर जो उनके होल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्पॉन्ज भी सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो वो कंप्रेस हो पाते हैं उसका रीजन है एयर। अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड्स के बारे में। सबसे पहले लिक्विड होते हैं फ्लूइड, यानी कि लिक्विड इजीली फ्लो कर सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। सेकेंड,
लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड रिजिड नहीं हो सकते, मतलब लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकते हैं अगर हम उनको करना चाहें तो। थर्ड, लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉटल के अंदर 2 लीटर वाटर है और अगर मैं उसको ट्रांसफर करूंगा ग्लासेस के अंदर, तो वो 2 लीटर वाटर ही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। तो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट होता है। लेकिन लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड बाउंड्रीज, लिक्विड की शेप और लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर मैं किसी लिक्विड को ग्लास के कंटेनर में रखूंगा तो वो ग्लास के कंटेनर की शेप ले लेगा, और अगर मैं किसी लिक्विड को किसी जग के अंदर रखूंगा तो वो जग की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स की कोई शेप, कोई बाउंड्री नहीं होती। हम जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी वेसल के अंदर उसको फिल करते हैं, वो उसकी शेप ले लेता है। नेक्स्ट आर गैसेस। अब गैसेस के अंदर सबसे पहले गैसेस आर फ्लूइड, यानी कि गैसेस इजीली फ्लो कर सकती हैं जस्ट लाइक लिक्विड। सेकेंड, गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, हम गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड, गैसेस हैव नो डेफिनाइट बाउंड्रीज, नो डेफिनाइट शेप एंड नो डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस की कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती, गैसेस का कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, और गैसेस के पास कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। The particle of the gases are free to move in any direction. अब जो गैस होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है सारा वॉल्यूम जो अवेलेबल होता है टू देम। अगर मैं गैस को एक सिलेंडर के अंदर फिल करूंगा तो वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, और अगर मैं गैस को एक बलून के अंदर फिल करूंगा तो वो बलून की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगी। एक गैस को मैं एक रूम के अंदर फिल करूंगा तो वो पूरे रूम को कंप्लीटली फिल कर देगी। तो गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, उनकी कोई शेप फिक्स नहीं है, और उनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। एंड गैसेस अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू द इरेगुलर मूविंग फोर्स, इरेगुलर मूविंग की वजह से गैसेस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल्स पर कंटेनर की। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बलून को फिल करता हूं तो जो बलून के अंदर उसकी वॉल है, बलून की जो सरफेस है, उसके ऊपर जो गैसेस के पार्टिकल है फोर्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ द इरेगुलर मूविंग पार्टिकल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की सॉलिड फॉर्म है आइस, लेकिन अगर मैं आइस को मेल्ट कर दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर के अंदर, और उसके बाद अगर मैं लिक्विड वाटर को और हीट प्रोवाइड करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर के अंदर। तो पहले सॉलिड वाटर यानी कि आइस, देन हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर के अंदर, और उसके बाद हीट करने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर। तो जब मैं हीटिंग करूंगा, ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू द वाटर एंड देन कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर, यानी कि मैटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के हमारे पास कितने रीजंस हैं। बेसिकली ऐसा क्या चेंज हमको करना पड़ेगा कि हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें और लिक्विड को उसके बाद गैस में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट, हम किस तरीके से फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं मैटर की। सबसे पहले बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो हम उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, बाय चेंजिंग द प्रेशर, उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हम अगर अप्लाइड प्रेशर को चेंज कर दें तो भी हम उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको टेम्परेचर किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले सेल्सियस के अंदर, सेकंड केल्विन के अंदर। ये दोनों ही टेम्परेचर नापने की यूनिट्स हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन के, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हमको सेल्सियस से
केल्विन में या फिर केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम सेल्सियस को केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। जब भी हमको सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, हमको सिंपली सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 10 के अंदर 273 ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 283। तो 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 283 केल्विन के। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 27 के अंदर 273 ऐड कर दूंगा, वो बराबर आएगा 300 के। तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 300 केल्विन की। थर्ड एग्जांपल, अगर मैं चेंज करना चाहता हूं -25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर, तो -25 के अंदर 273 में ऐड कर दूंगा, आंसर आएगा 248। तो -25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 248 केल्विन के। इस तरीके से हम सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि केल्विन से सेल्सियस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली केल्विन से अगर हमको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम केल्विन की वैल्यू में से 273 माइनस कर देंगे तो वो सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, 293 केल्विन को अगर हम सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 293 में से माइनस करना होगा 273, तो हमारा आंसर आता है 20। तो 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड एग्जांपल, 470 केल्विन को अगर हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो हम 470 में से माइनस करेंगे 273, हमारा आंसर आता है 197। तो 470 केल्विन इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, 223 केल्विन, 223 केल्विन में से माइनस करेंगे 273, आंसर आता है -50। तो 223 केल्विन इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम सेल्सियस से केल्विन में या फिर केल्विन से सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड के अंदर, उसको बोलते हैं हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमको प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें आइस की, तो आइस को जब हम हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर के अंदर, और जब आइस लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जब मेरे पास आइस है और मैं उसका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, और जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, उसके बाद वो अचानक वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। होता क्या है, जब भी कोई आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। अब जो मैं उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, वो हीट यूज होगी आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, कम होगा, कम होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन वो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बॉन्ड्स को, वो पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ेगा, जिसकी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी आइस होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर। जो हीट हमने इस पॉइंट पर दी, वो हीट कन्वर्ट करेगी, वो हीट रिक्वायर होगी पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन को कम करने के लिए। दैट्स इट। एक और चीज होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये एक तरीके की हीट है। कौन सी हीट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दी 1 kg सॉलिड। 1 kg सॉलिड को हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी हीट हमको 1 kg सॉलिड को देनी पड़ेगी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
फॉर एग्जाम्पल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होती है किस लिए? टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए लेटेंट हीट यूज होती है। और जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जब सॉलिड लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये हीट रिक्वायर होगी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, at 0 degree energy of the water particles is much more than the energy of the ice at 0 degree Celsius। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वाटर होगा उस पार्टिकल की एनर्जी होगी ज्यादा एज कंपेयर टू आइस। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is the temperature at which liquid boils to form water vapor at atmospheric pressure is called its boiling point। यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करूं और उसको हीट करूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स के अंदर वो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर। तो कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है उसकी वेपर फॉर्म के अंदर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैशियस फॉर्म के अंदर या फिर वेपर फॉर्म के अंदर, तो जो वो हीट उसको चाहिए होती है लिक्विड से वेपर में जाने के लिए, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड। 1 kg लिक्विड को कितनी हीट चाहिए होती है कन्वर्ट होने के लिए, इसके अंदर इट्स गैशियस स्टेट, उसकी गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का काम क्या होता है? बेसिकली द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। जब वाटर कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड से गैस के अंदर या फिर लिक्विड से वाटर वेपर्स के अंदर, तो जो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कम करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो एनर्जी होगी वाटर वेपर्स की वो मच मोर, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब लिक्विड वाटर पहुंच जाएगा तो वो बॉइल एकदम से नहीं हो जाएगा, उसको बॉइल होने के लिए धीरे धीरे और हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वो हीट चाहिए होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर को उसके बीच के पार्टिकल्स के बॉन्ड्स, उसके बीच के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। धीरे धीरे जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा उसकी वेपर फॉर्म में। इस तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि हम किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड को हीट करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। जस्ट अपोजिट, अगर मैं किसी गैस को कूल डाउन करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड को कूल करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड के अंदर। और हमने ये भी देखा कि जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी होता है आइस की फॉर्म में और लिक्विड भी होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हमारे पास जो मैटर की फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन?
द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करूंगा और वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, या फिर जब मैं किसी गैस को कूल डाउन करूंगा और कूल होने पर वो लिक्विड में नहीं बल्कि डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। हम देख सकते हैं सॉलिड जब डायरेक्टली गैस के अंदर या गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, कि मैटर की फिजिकल स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है प्रेशर का। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, पार्टिकल्स क्लोज आते जाते हैं, क्लोज आते जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि अगर मैं गैस का एग्जांपल लूं, एक पिस्टन के अंदर अगर मैं गैस को रखूं और धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ाता जाऊं, तो गैस के पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे, इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो फाइनली लिक्विफाइड हो जाएंगे। बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, जिसकी वजह से जब वो क्लोज आ जाएंगे तो उनके जो गैस के पार्टिकल के बीच में रिड्यूस हो जाएगी, उनकी जो डिस्टेंस है फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट के अंदर। क्लियरली अगर हम प्रेशर का एक और इफेक्ट देखें मैटर की स्टेट के ऊपर, तो उसका एक और एग्जांपल आता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, और जब ड्राई आइस को हम एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाती है ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म से इनटू इट्स गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। Solid carbon dioxide dry ice is changed into carbon dioxide gas directly without changing into liquid where pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। तो हमने देखा कि सॉलिड की स्टेट के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों का इतना ज्यादा इफेक्ट आता है कि वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग, एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और गैस से लिक्विड, गैस से डायरेक्टली सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। What is evaporation? A surface phenomena in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation के अंदर कोई भी लिक्विड जब गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए लेकिन अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। बेसिकली होता क्या है, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड have higher kinetic energy than the other, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors। यानी कि अगर मैं बात करूं वाटर की, तो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होंगे उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द पार्टिकल जो बॉटम में होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी लो। तो इस हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो सरफेस के ऊपर होंगे और वो बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ और स्केप कर जाएंगे वाटर को और कन्वर्ट हो जाएंगे गैस के अंदर, वाटर वेपर के अंदर। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन अफेक्ट होती है। बेसिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, इवेपोरेशन का रेट, इवेपोरेशन जल्दी होगा, इवेपोरेशन आराम से होगा, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस पर जितने ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे उतनी ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगी।
ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा होगी तो पार्टिकल सरफेस के ऊपर ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से सरफेस पे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट होगा। इससे जस्ट अपोजिट, अगर सरफेस एरिया हमारे पास कम है तो पार्टिकल सरफेस के ऊपर कम होंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे और ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर के अंदर कितने वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी सिंपली। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल वाटर के एयर के अंदर ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन का रेट लो हो जाएगा। लेकिन जब ह्यूमिडिटी लो होगी तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड। विंड किस तरीके से इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? व्हेन द विंड इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। जब विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा तेज हवा चलेगी, तो इवेपोरेशन का रेट भी फास्ट हो जाएगा। और जब विंड की स्पीड स्लो होगी, कम होगी, तो इवेपोरेशन का रेट भी लो हो जाता है। तो ये फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। अब हम इवेपोरेशन की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, यानी कि जब भी और जहां भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा वहां पर हमको कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। ऐसा क्यों? द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स latent heat of vaporization from the surrounding which on losing heat get cooled। यानी कि जब भी कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा वो अपनी सराउंडिंग से लेटेंट हीट को लेगा, और जब कोई भी सराउंडिंग से लेटेंट हीट को लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके आसपास की हीट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर कूलिंग का इफेक्ट होगा। इसके हम एग्जांपल्स अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं बहुत कॉमनली। सबसे पहले पुटिंग एसीटोन ऑन हैंड। जब हम एसीटोन को अपने हाथ पे लगाते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ की गर्माई को, हमारे हाथ की हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाता है, और जिस एरिया में हमने एसीटोन को अप्लाई किया था उस एरिया में हमको कूलिंग सेंसेशन होती है। सेकेंड, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कहा जाता है कि हमको समर्स के अंदर कॉटन क्लोथ्स को पहनना चाहिए। इसका रीजन ये है, जब हम स्वेटिंग करते हैं तो जब स्वेट हमारे कॉटन क्लोथ्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और जब वो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर तो हमारी बॉडी को वो कूलिंग इफेक्ट देता है। एंड थर्ड, स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। इसका भी सेम इफेक्ट होता है। जब हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं ग्राउंड के ऊपर और जब वो इवेपोरेट होता है तो वहां का एरिया कुछ डिग्री कूल हो जाता है। तो ये थे कुछ इफेक्ट जो हमने पढ़े इवेपोरेशन के कूलिंग के ऊपर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पूरा चैप्टर समझ आया हो। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अब मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लूं जिसका आपको वन शॉट पढ़ना है।